हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए पेडागोजी की क्लास। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर बाकी वीडियो देख लीजिए। आपका जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन होने वाला है और इसका लेवल काफ़ी टफ हो गया है। पिछली बार के एग्जाम में काफ़ी बच्चे जो हैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी करनी है। आप जितने अच्छे से पेडागोजी की तैयारी करेंगे आप उतने अच्छा एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज की क्लास पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर दिया है जैविकीय योग्यताएं जैसे कि चलना के माध्यम से हासिल हो सकती हैं। जैविकीय योग्यताएं जैसे कि लिखना के लिए की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता किसके लिए होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अगर चलने की बात हो रही है तो ये प्राथमिक योग्यता के अंतर्गत आएगा और परिवेश के साथ अगर आनंददायी अंत्यक्रिया होगी तो ये ज़्यादा अच्छे से हासिल किया जा सकता है। और बी में दिया है जैविक योग्यताएं, तो ये हो जाएगा द्वितीयक। लिखने के लिए स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है तभी आप स्पष्ट लिख पाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये पॉजिटिव हो जाएगा। बी में दिया है द्वितीयक परिवेश के साथ अंतःक्रिया और प्राथमिक हो जाएगा स्पष्ट अनुदेशन, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन, द्वितीयक में दिया है स्वनिर्देशित अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी में दिया है द्वितीयक स्पष्ट अनुदेशन की विलग्नता और बी में दिया है प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सबसे सुटेबल और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है। विकास केवल पूर्ण रूप से अनुवांशिकता का ही परिणाम है, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। विकास जो है अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है, उसी के फलस्वरूप ये होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। विकास का जो क्रम है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। विकास जो है केंद्र से बाहर की ओर होता है, ना कि बाहर से केंद्र की ओर। ऑप्शन नंबर डी में दिया है विकास सिर से पांव की ओर होता है, तो विकास जो है सिर से पांव की ओर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसको शीर्षगामी प्रक्रिया भी बोला जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। विकास सिर से पांव की तरफ होता है। सबसे पहले बच्चे का सिर विकसित होता है, उसके बाद उसके हाथ पैर बनते हैं और फिर उसके बाद पूरी संपूर्ण बॉडी का विकास जो है हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सुटेबल है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक सामाजिक कारक की संस्था कहलाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है प्राथमिक कक्षा की। छोटे बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण कहाँ पर होता है, वो कौन सी संस्था है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है निकटतम परिवार, बी में दिया है सांस्कृतिक धारणाएं, सी में दिया है धार्मिक संगठन, डी में दिया है मुद्रित संचार। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकटतम परिवार। बच्चा जो है प्राइमरी का है, छोटा है, उसकी अवस्था क्या हो जाएगी प्राइमरी लेवल पर। 0 से लेकर उसकी 5 साल तक की अवस्था को आप प्राइमरी में काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चा सीखता है किससे सीखता है, अपने माता पिता से, अपने परिवारजनों से सीखता है। बाद में वह बाहर की चीज़ें सीखता है, अपने आस पड़ोस से सीखता है। तो ये आ जाएंगे द्वितीयक संस्था में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये प्राथमिक संस्था में आता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। तो बच्चे कौन सी अवस्था में चीज़ों के बारे में चिंतन कर सकते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है संवेदी गत्यात्मक। ये अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष की, शैशव अवस्था इसको बोलते हैं। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, अपने हाथ पैरों के माध्यम से वो हरकतें करता है, थोड़े इशारों से समझता है, हल्का हल्का बोलना शुरू करता है। तो इस अवस्था में बच्चा मानसिक रूप से चिंतन नहीं कर सकता, ये रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपने खेल खिलौनों के साथ खेलता है, तो उसके पास इतनी समझ नहीं होती है कि वो किसी बात पर या किसी विषय पर चिंतन कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा क्या है, समझने लगता है, चीज़ों के बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है। इसको बोला जाता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे में इतनी समझ आ जाती है कि वो चीज़ों के बारे में सोच सके, उसमें चिंतन कर सके और कुछ परिवर्तन भी अपने आप से कर सके। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तो ये हो जाती है 11 से 13 वर्ष, या इसको बोल सकते हैं किशोर अवस्था भी। तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में दिया है जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्कीमा क्या होता है।
हम प्रत्येक वस्तु के बारे में या घटना के बारे में कुछ समझ पहले से रखते हैं। बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ उसके बारे में समझ होती है और उसमें कुछ अनुभव होते हैं और बच्चा जो है उसमें नए अनुभवों को सम्मिलित करते जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए में दिया है समावेशन, बी में दिया है समायोजन, सी में दिया है वर्गीकरण और डी में दिया है संकल्पना निर्माण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समावेशन। समावेशन का अर्थ होता है अपनी चीज़ों में नई चीज़ों को सम्मिलित करना, जोड़ना, ये समावेशन कहलाता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और बात विवाद को बहुत महत्व देता है? तो कौन से सिद्धांत में देता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है B.F. स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी में दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी में दिया है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और डी में दिया है सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सिद्धांत है लेव वाइगोत्स्की का। जब भी बात होती है सामाजिक की, संस्कृति की, सोशियो कल्चर की, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया है? तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनुकरण, बी में दिया है अनुकूलन, सी में दिया है पाड़ और डी में दिया है आत्मसातकरण। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाड़। एक बच्चा जो है कोई समस्या सोल्व कर रहा है, किसी सवाल को कर रहा है, उसको समस्या आ रही है। अध्यापिका क्या करती है? उसकी भाषा को सरल कर देती है, उसे कुछ संकेत देती है, कुछ हिंट दे रही है। तो यहाँ पर वह क्या कर रही है? वह स्कैफोल्डिंग बच्चे को दे रही है। इसको बोला जाता है पाड़। जैसे कि मैं आपको कोई इंग्लिश में क्वेश्चंस करा रही हूँ और उसकी लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए हिंदी में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो मैं आपको उस समय पाड़ दे रही होती हूँ। इसको पाड़ बोला जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया? तो इन्होंने किसका उपयोग किया की जा रही है यहाँ पर? लॉरेंस कोहलबर्ग की। ऑप्शन नंबर ए में दिया है परिकल्पित परिस्थितियाँ, ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बी में दिया है कागज कलम आधारित परीक्षा, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। चित्रकला, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और डी में दिया है रिपोर्ट कार्ड्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा माहौल बच्चे के लिए क्रिएट किया कि अगर तुम इस परिस्थिति में होगे तो कैसे इस समस्या का समाधान करोगे, तो इन्हें बोला जाता है परिकल्पित स्थितियाँ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनके माध्यम से इन्होंने मूल्यांकन किया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 में दिया है रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? तो जो रचनावाद का समर्थन करते हैं वो किसको महत्व देते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को, बी में दिया है सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को, ऑप्शन नंबर सी में दिया है व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को, सी में दिया है चिंतन के अभिसारी तरीकों को। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। बात किसकी हो रही है? रचनावाद की। और रचनावाद बात करता है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या हो जिसमें बच्चा जो है सक्रिय होकर, एक्टिव होकर चीज़ों को सीखे, जिसमें बच्चे को सेंटर में रखा जाए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर दिया है बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की जो आलोचना है वो क्यों की जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं इसलिए की जाती है, ये गलत हो जाएगा। बी में दिया है बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं इसलिए होती है, ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आलोचना इसीलिए की जाती है क्योंकि ये क्या करते हैं, जब भी परीक्षण करते हैं उसमें जो पर्यावरणीय कारक हैं उनको ये ध्यान में नहीं रखते हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इसलिए आलोचना होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डी में दिया है स्मृति, तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है भाषा और विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन यहाँ पर सही होंगे? ए में दिया है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है, तो ये बात यहाँ पर जीन पियाजे ने नहीं की है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है, ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा जो है चिंतन को सुसाधित करती है, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। भाषा और विचार के संदर्भ में ये कथन लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा जो है चिंतन को सुसाधित करती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है जेंडर प्रमुख रूप से एक निर्मिति है, तो जेंडर कैसी निर्मिति है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जैविक,
बी में दिया है सामाजिक, सी में दिया है चिकित्सीय, ऑप्शन नंबर डी में दिया है यादृच्छिक। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा सामाजिक। जेंडर प्रमुख रूप से सामाजिक निर्मित है, समाज इसको निर्मित करता है, समाज बनाता है कि ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं, उनमें जो डिफरेंस करता है समाज करता है, जबकि लिंग जो होता है एक जैविक निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है रचनात्मक आकलन। तो रचनात्मक आकलन क्या है? सत्र के अंत में किया जाता है, ये रोंग हो जाएगा। सत्र के अंत में रचनात्मक आकलन नहीं किया जाता है। बी में दिया है केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है, तो ये भी रोंग हो जाएगा। सी में दिया है समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तो ये भी यहाँ पर रोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केवल एक विशिष्ट शिक्षक के द्वारा ये आकलन किया जाता है और पढ़ाई के दौरान समय समय पर यह आकलन होता रहता है। रचनात्मक आकलन से तात्पर्य है कि बच्चा अधिगम के दौरान किन किन गलतियों को करता है, कहाँ उसको समस्या आ रही है, इस चीज़ का पता लगाया जाए, तो ये रचनात्मक आकलन है। बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं, यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है। तो क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है नामीकरण व दोषारोपण को अपनाना, तो ये यहाँ पर रोंग हो जाएगा। समावेशी स्कूल में इसका प्रावधान नहीं है, वहाँ पर नामीकरण को महत्व नहीं दिया जाता है। बी में दिया है पूर्वग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना। नंबर सी में दिया है वर्गीकरण व पृथक्कीकरण का पुष्टिकरण, तो ये भी यहाँ पर रोंग हो जाएगा। कोई वर्गीकरण वहाँ पर नहीं किया जाता है। बात की जाती है समावेशी की, सबको साथ लेकर चलना, सबको साथ में ही पढ़ाई कराना। नंबर डी में दिया है पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र को सख्त व मानकीकृत बनाना, तो यहाँ पर मानकीकृत नहीं बनाना, लचीलेपन के माध्यम से यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूर्वग्रह और पक्षपात पर सवाल उठाए जाना ये करेक्ट हो जाएगा। समावेशी स्कूल की रचना में शामिल है। बच्चे जो हैं सब साथ मिलकर सीखते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आ रहे हों, पिछड़े वर्ग से हों या विशिष्ट वर्ग से हों, सभी को एक साथ शिक्षा दी जाती है, समावेशित करके शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर कोई भी पूर्वग्रह और पक्षपात नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो नंबर 15 में दिया है निम्न में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वंचित समूह से आने वाले बच्चों के समावेशन में मदद करेगी। तो यहाँ पर बच्चों के समावेशन की बात की जा रही है जो वंचित समूह से आते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चे वंचित वर्ग से आते हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि उनकी समस्याओं को नहीं सुनना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन सभी बच्चों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना ये एक टीचर का कार्य होता है। ये उनके समावेशन में काफ़ी मदद करेगी। बच्चे जो हैं क्लास में समावेशित हो सकेंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बी में दिया है बच्चों का योग्यता के आधार पर स्पष्टीकरण और पृथक्कीकरण किया जाए, तो ये यहाँ पर रोंग हो जाएगा। जब भी बात वंचित समूह से आने वाले बच्चों की होती है और कक्षा में समावेशन की होती है, तो वहाँ पर वर्गीकरण को कोई महत्व नहीं दिया जाता या पृथक्कीकरण को कोई महत्व नहीं मिलता है, तो ये रोंग हो जाएगा। देख लेंगे पॉइंट नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी रखना व अनुपस्थिति पर बच्चों को क्या करना, कड़ी सजा देना, उनको कड़ा दंड देना। तो दंड और सजा का प्रावधान यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नहीं है, तो ये रोंग हो जाएगा। डी में दिया है स्कूल के वार्षिक दिवस पर अन्य उत्सवों में केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों को ही शामिल करना। तो यहाँ पर बात की जा रही है जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं या जो हर कार्य में अच्छे होते हैं, केवल उन्हीं बच्चों को पार्टिसिपेट कराना, तो ये भी यहाँ पर रोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। वंचित समूह से आने वाले बच्चों के समावेशन में मदद तब मिलेगी जब उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक या धैर्यपूर्वक सुना जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है लेखन कार्य में शब्दों की जो चूक हो जाती है, धीमी नकल की जो गति होती है, वह लिखने में अन्य चुनौतियों का जो सामना बच्चे को करना पड़ रहा है, ये किसकी विशिष्ट पहचान है। तो ये किसकी पहचान हो सकती है, बच्चा यहाँ पर किस समस्या से जूझ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लेखन वैकल्य, बी में दिया है गुणज वैकल्य, सी में दिया है स्वालीन क्रम विकार, या डी में दिया है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं है, उन्हें समस्या होती ही नहीं, तो ये रोंग हो जाएगा। अगर लिखने में बच्चे को समस्या हो रही है, बच्चा क्या लिख रहा है, बाज को सा लिख रहा है, या बच्चा क्या लिख रहा है, बच्चा ए को बी लिख रहा है, ये सब समस्याएं जो आ रही हैं ये कब आएंगी, जब बच्चे को लेखन वैकल्य होगा, बच्चे को डिस्ग्राफिया होगा, बच्चे को लेखन संबंधी विकार होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है आरव ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है। वह कहता है कि उसको कक्षा में आगे बिठाया जाए और पढ़ते समय किताबों को अपनी आंखों के बिल्कुल पास रखता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक बच्चा है जो कक्षा में बोलता है कि उसको आगे बिठाया जाए और किताब को बिल्कुल अपने आंख के पास रख लेता है। अगर आप एक शिक्षक होंगे तो क्या इस समस्या का समाधान करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है आरव को इस व्यवहार पर कड़ी सजा देनी चाहिए, तो यहाँ पर सजा का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर रोंग हो जाएगा।
बी में दिया है आरब की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। नंबर सी में दिया है बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड को उसके माता पिता के पास भेज देना चाहिए कि आपके बच्चे के नंबर कम आए हैं, ऐसा उनको बताना चाहिए। तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर अंकों से कोई लेना देना नहीं है। आरब को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट स्कूल में भेज देना चाहिए। जब तक उसकी समस्या का पता नहीं लगाएंगे तो आप सीधे उसको दृष्टिबाधित स्कूल में नहीं भेज सकते हैं, ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आरब की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ के पास उसको सलाह लेने के लिए भेजेंगे। उनसे सलाह लेनी होगी कि बच्चे को समस्या क्या है, ऐसा किस वजह से हो रहा है, तभी आप कोई एक्शन आगे ले पाएंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर दिया है मौलिकता, सोच में प्रभाव व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है। बच्चे में क्या है, बच्चे में मौलिकता है, उसके सोच में प्रभाव है और लचीलापन है। तो यहाँ पर ये किसकी पहचान हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्वाधीनता, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये एक डिसऑर्डर है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है सृजनात्मकता, सी में दिया है भाषा वैकल्य, तो यहाँ पर उसको कोई भाषा संबंधी विकार नहीं है इसलिए रोंग हो जाएगा। डी में दिया है ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, तो ये भी यहाँ पर रोंग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सृजनात्मकता। बच्चे में क्या है, सोच में प्रभाव है, बच्चा किसी भी समस्या के समाधान के लिए सोच सकता है, उसके अंदर लचीलापन है। ऐसा नहीं है कि टीचर ने उसे कोई क्वेश्चन का आंसर बता दिया और बच्चे ने उसी को रट लिया, याद कर लिया। बच्चा उसके बारे में अपनी तरफ से भी समझ रखता है, अपनी तरह से भी उसके आंसर कर सकता है, उसमें लचीलापन है, अर्थात वह सृजनात्मकता को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर दिया है प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए। तो किन कौशलों का विकास अध्यापिकाओं को करना चाहिए। प्रभावशाली अधिगम कराना है तो क्या होगा, बच्चों को प्रभावशाली अधिगम के लिए समालोचनात्मक सोच होना बच्चों की बहुत आवश्यक है, ये करेक्ट हो जाएगा। बच्चे सृजनात्मकता का पालन करें, बच्चों में सृजनात्मकता हो अर्थात बच्चे किसी भी समस्या के लिए या कुछ नई चीज़ के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें और नई चीज़ें सीख सकें, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। समस्या समाधान बच्चे कर पाएँ, ये भी करेक्ट हो जाएगा। कैसे सीखते हैं यह बच्चों को पता होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये चारों पॉइंट यहाँ करेक्ट हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चारों पॉइंट जो हैं ये करेक्ट हो जाएंगे, तभी बच्चे प्रभावशाली ढंग से अधिगम कर सकेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर दिया है छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए तो क्या करना चाहिए उनको। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सुलझाए हुए उदाहरण पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर बात प्रोत्साहन की हो रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बी में दिया है सुलझाए हुए उदाहरण देकर उन्हें वही रणनीति को निष्क्रिय रूप से सामान्य समस्याओं में स्थानांतरित करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो यहाँ पर शब्द आया है निष्क्रिय और जहाँ पर ये शब्द आ जाता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है बोलकर सोचने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये शब्द आया है हतोत्साहित, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको कुछ नेगेटिव वर्ड भी याद रखने होंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपको वो वर्ड पता है तब भी आप आंसर लगा सकते हैं। डी में दिया है सुलझाए हुए उदाहरणों को देखने के लिए हतोत्साहित करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उनको देखने ही नहीं देना, उनको हतोत्साहित करना, यहाँ भी ये नेगेटिव है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर सबसे सुटेबल और राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए है ये हो जाएगा। उनको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी क्या करेंगे बच्चे प्रभावी समस्या का समाधान करने में वो सक्षम हो पाएंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास जो है ये कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। पेडागोजी के साथ साथ हम करा रहे हैं हिंदी इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन। सीटेट के लिए प्राइमरी एंड अपर दोनों लेवल के लिए अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ में बने रहिएगा।